एक छोटा सा प्लेन, दो आदमी और एक ऐसा मिशन जो ना सिर्फ जानलेवा था बल्कि आज के दिन बिल्कुल नामुमकिन लगता है। लॉस वेगस के होटल के मालिक का अजीब सपना कि एयरप्लेन को बिना जमीन छुए घंटों नहीं, दिनों नहीं बल्कि महीनों तक हवा में ही रखना है। यहाँ सिर्फ फ्यूल का मसला ही नहीं था, ये कहानी है नींद की कमी, दिसंबर की सर्दी और जिंदगी मौत के बीच एक नाजुक बैलेंस रखने की। लेकिन सवाल ये है, क्या ये दोनों पायलट्स वाकई ये नामुमकिन लगने वाला रिकॉर्ड तोड़ पाए या उनका प्लेन हमेशा हमेशा के लिए नीले आसमान में कहीं गायब हो गया। इतिहास में हुआ एक ऐसा अजीब वाकया जो आज किताबों में कहीं खो चुका है। रियम टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, 1956 में वॉरेन बेले नामी शख्स ने लॉस वेगस में अपना एक होटल खोला जो शहर के दूसरे बड़े कसिनोज और होटल से काफ़ी अलग था, क्योंकि यहाँ सीधे साधे देहाती लोग आते थे। हासिएंडा नामी ये होटल इतना महंगा नहीं था और यही वजह थी कि आम लोग यहाँ जाना पसंद करते थे। पर क्योंकि प्रॉफिट काफ़ी कम था तो वॉरेन बेले अपने होटल की मशहूरी के लिए नए नए आइडियाज़ सोचता रहता था। एक दिन बॉब टिम नामी उसके एक आर्मी पायलट दोस्त ने उसे मशवरा दिया कि अगर कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा जाए तो ये हासिएंडा की अच्छी खासी मशहूरी करवा सकता है। उसका इशारा एक ऐसे प्लेन को उड़ाने का था जो बिना जमीन को छुए दिनों नहीं बल्कि महीनों तक उड़ता रहे। ये आइडिया वॉरेन को काफ़ी अच्छा तो लगा, पर क्या वाकई ये होटल की मशहूरी करवा सकेगा या नहीं, और सबसे बढ़कर ये मुमकिन कैसे होगा। यहाँ एक बात समझना ज़रूरी है कि जब हवाई जहाज़ इजाद हुआ तो पहले इसके फ्लाइट टाइम को सेकंड्स में रिकॉर्ड किया जाता था। पायलट्स और मैकेनिक्स के लिए यही इम्पोर्टेंट था कि एक हवाई जहाज़ हवा में कितनी देर तक उड़ सकता है। वक्त के साथ साथ जहाज़ एडवांस्ड होते गए और उनका फ्लाइट टाइम भी, और एक वक्त ऐसा आया कि बात फ्यूल टैंक पर आकर रुक गई। यानी जितना बड़ा फ्यूल टैंक होगा उतना ज़्यादा फ्लाइट टाइम। 1923 में इस मसले को यूएस आर्मी ने एक प्लेन को हवा में ही दूसरे प्लेन से रीफ्यूल करके हल कर दिया। बस उसके बाद एंड्योरेंस फ्लाइट का पहला रिकॉर्ड फौरन ही तोड़ा गया। पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड एक DH-4B प्लेन ने हवा में 9 दफ़ा रीफ्यूल करके लगातार 37 आवर्स तक फ्लाई करके तोड़ा। उसके बाद ये वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने का एक नया सिलसिला शुरू हो गया। अमेरिका को एंड्योरेंस फ्लाइट का बुखार चढ़ चुका था और सिर्फ 1929 में ये रिकॉर्ड 5 बार तोड़ा गया। पर जिस वक्त बॉब टिम ये आइडिया वॉरेन को दे रहा था, उस वक्त तक इस वर्ल्ड रिकॉर्ड का जोर काफ़ी टूट चुका था, क्योंकि अब बात जहाज के इंजन या फ्यूल टैंक की हदों की नहीं बल्कि इंसान की जिस्मानी हदों को टेस्ट करने की थी। बॉब टिम एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने की बात कर रहा था जो 1949 में दो नेवी पायलट्स ने एरोनका सेडान नामी जहाज 46 दिनों तक हवा में रख कर बनाया था, और उनका जो मकसद था वो मीडिया में काफ़ी हाईलाइट भी हुआ। हासिएंडा के मालिक वॉरेन बेले को ये आइडिया अपने होटल को प्रमोट करने के लिए काफ़ी अच्छा लगा और उसने बॉब टिम से ही रिक्वेस्ट की कि वही इस मिशन को पूरा करे, क्योंकि आखिरकार बॉब टिम एक जाना माना वर्ल्ड वॉर 2 का पायलट रह चुका था। टिम सबसे पहले मैकैरन फील्ड एयरपोर्ट गया, वहां से एक सेस्ना 172 जहाज खरीदा और एक मैकेनिक भी हायर किया ताकि प्लेन को एंड्योरेंस फ्लाइट के लिए मॉडिफाई किया जा सके। सबसे पहले उन्होंने को पायलट की सीट हटा दी, क्योंकि अगर टिम को 1 महीने से ज़्यादा हवा में रहना था तो उसको ज़रूर एक को पायलट भी चाहिए होगा, और ये दोनों पायलट्स शिफ्ट्स में प्लेन उड़ाएंगे। एक पायलट कंट्रोल संभालेगा तो दूसरा को पायलट की जगह पर रखे फॉर्म पैड पर सोएगा। उन्होंने पीछे वाली रो की बेंच भी हटा दी, जिसकी जगह सिर्फ एक 8 स्क्वायर फीट का स्टोरेज बनाया गया जिसमें ज़रूरी सामान रखा जा सके।
और केबिन के एक कोने में एक छोटा सा सिंक भी फिट किया गया ताकि कभी कभी 4 फुट ऊंचे केबिन में किसी तरह एक स्पंज बाथ भी लिया जा सके। उसके बाद उन्होंने एक 95 गैलन का बेली टैंक भी इंस्टॉल किया ताकि प्लेन के विंग्स के अलावा एक एक्स्ट्रा फ्यूल टैंक भी हो। इस बेली टैंक में फ्लाइट के दौरान फ्यूल भरने के लिए एक इलेक्ट्रिक विंच भी इंस्टॉल की गई जो फ्यूल पाइप को ऊपर खींच पाएगी। उन्होंने को पायलट का दरवाज़ा हटाकर उसकी जगह एक फोल्डिंग दरवाज़ा लगाया जो बेली टैंक के फ्यूल पोर्ट तक पहुंचने का आसान रास्ता देगा। आज के दौर में उड़ते हुए प्लेन से लटकना सिर्फ मूवीज में देखा जा सकता है, लेकिन उस दौर में ये आम सी बात थी। यहाँ तक के 1950s तक एरियल स्टंटमैन ने बहुत से ऐसे सीन किए जिसमें दौरान परवाज एक प्लेन से दूसरे में जाना होता था। रिफ्यूलिंग को कम से कम खतरनाक बनाने के लिए को पायलट के दरवाजे के बाहर एक फोल्ड होने वाला छोटा सा प्लेटफॉर्म भी बनाया गया ताकि उसके ऊपर खड़े होकर पाइप को बेली टैंक के पोर्ट से कनेक्ट किया जा सके। और ये प्लेटफॉर्म प्लेन में वाहिद ऐसी जगह थी जहां सीधा खड़ा हुआ जा सकता था, वरना सेस्ना 172 के अंदर सिर्फ बैठने या लेटने की जगह हो सकती थी। उन्होंने प्लेन के इंजन में भी काफ़ी चेंजेस की और प्लेन के बाहर बड़ा बड़ा हैसिएंडा लिख दिया जो कि इस पूरे मिशन का सबसे अहम मकसद था। अब बारी थी टेस्ट फ्लाइट्स करने की। 1958 की गर्मियों में टेस्ट फ्लाइट्स का आगाज हुआ, पर मसले एक के बाद एक जन्म लेने लगे। टिम ने पहले जो को पायलट हायर किया था उन दोनों की आपस में बनती नहीं थी। टेस्ट फ्लाइट्स के दौरान अक्सर दोनों किसी न किसी बात पर एक दूसरे से इख्तलाफ करते रहते थे। पहली टेस्ट फ्लाइट नाकाम हुई, दूसरी भी नाकाम और तीसरी में दोनों का ऐसा झगड़ा हुआ कि टिम ने को पायलट को जॉब से निकाल दिया। मसला प्लेन के इंजन में मौजूद एग्जॉस्ट वाल्व में था जो कि बार बार गर्म हो रहा था। उन्होंने 3 बार मिशन को लॉन्च किया था पर बुरी तरह से नाकाम रहे। ऊपर से जिस वक्त वो नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए अपनी नाकाम टेस्ट फ्लाइट्स कर रहे थे, उसी वक्त डैलस के ऊपर जिम हीथ और बिल बुरकाट नामी पायलट्स इसी सेम सेस्ना 172 जहाज पर 50 दिन हवा में रहकर एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने में कामयाब हो चुके थे। टिम ने दिसंबर तक जहाज के तमाम मसले हल किए और आखिरकार 4 दिसंबर 1958 को हैसिएंडा अपनी चौथी अटेम्प्ट के लिए मैककैरन फील्ड से टेक ऑफ कर गया। उस वक्त इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल यानी FAI के ऑफिशियल्स भी वहां मौजूद थे जो मिशन पर नज़र रख रहे थे। फ्रॉड के इल्ज़ामात से बचने के लिए टिम और उसका नया को पायलट जॉन कुक टेक ऑफ करके वापस रनवे पर आए ताकि एक चेस कार प्लेन के टायर्स पर एक स्पेशल वाइट पेंट कर सके। अगर तो उन्होंने कहीं चुपके से लैंड करने की कोशिश की तो ये वाइट पेंट उतर जाएगा और वर्ल्ड रिकॉर्ड काउंट नहीं होगा। 12 घंटों के बाद जब पहली बार रिफ्यूलिंग का वक्त आया तो दोनों पहले से एक तयशुदा रोड के ऊपर आए जहां एक रिफ्यूलिंग ट्रक पहले से मौजूद था। जैसे ही प्लेन रोड की सीध में आया तो ट्रक ड्राइवर ने अपना फुल एक्सेलरेटर दबा दिया। इस वक्त प्लेन को अपनी कम से कम स्पीड पे फ्लाई करना था जो कि 100 किलोमीटर पर आवर थी, क्योंकि ट्रक इससे ज़्यादा तेज़ नहीं चल सकता था। जब हैसिएंडा ट्रक से सिर्फ 20 फुट ऊपर आ गया और दोनों आपस में अलाइन हो गए तो को पायलट ने विंच निकालकर नीचे फेंक दी। ट्रक में मौजूद वर्कर्स ने इस विंच पर पाइप लगाया और फिर विंच को ऊपर खींच लिया गया। ये पाइप बेली टैंक के पोर्ट से कनेक्ट किया गया और फिर ट्रक को इशारा दिया कि वो फ्यूल पंप को ऑन करे। अगले 3 मिनटों तक हैसिएंडा और ट्रक बिल्कुल साथ साथ थे। इस दौरान अगर छोटी सी भी कोई गलती हुई या दोनों में से किसी की भी स्पीड कम या ज़्यादा हुई तो इसका अंजाम सिर्फ मौत था।
जब बेली टैंक भर गया तो को पायलट ने पाइप निकालकर वापस नीचे फेंका और अगले 12 घंटों के लिए दोबारा आसमान में उड़ गए। अगर इनको 50 दिनों का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ना था तो यही प्रोसेस कम से कम 100 बार रिपीट करना होगा। टिम और कुक कुछ दिनों तक लॉस वेगस के ऊपर ही फ्लाई करते रहे ताकि अगर जहाज में कोई मसला हो तो लैंडिंग स्ट्रिप करीब ही हो। लेकिन जब सब ठीक लगने लगा तो उन्होंने कैलिफोर्निया के वीरान मैदानों के ऊपर भी काफ़ी वक्त गुजारना शुरू किया। ज़्यादा ऊंचाई पर फ्यूल एफिशिएंसी बेहतर हो जाती है मगर टेम्परेचर भी फ्रीजिंग हो जाता है और हेसिएंडा के दरवाज़ों में मॉडिफिकेशन की वजह से इसकी इंसुलेशन अब अच्छी नहीं थी। तो ठंड से बचने के लिए उन्होंने ज़मीन के करीब ही फ्लाई करने का इरादा किया। कम ऊंचाई पर नज़ारे तो अच्छे होते हैं पर रात के वक्त पहाड़ और बादल जानलेवा भी साबित हो सकते हैं। दोनों पायलट्स की साथ रहकर अब अच्छी दोस्ती हो चुकी थी। दोनों फारिग टाइम में बुक्स पढ़ते, एक्सरसाइज करते और गपशप में वक्त गुजारते थे। दिन में 2 मरतबा रिफ्यूलिंग का फ़ायदा उठाकर सिर्फ फ्यूल ही नहीं बल्कि ज़रूरत की दूसरी चीज़ें भी ऊपर खींच लेते थे, जैसा कि पानी के कंटेनर्स, इंजन ऑयल और हेसिएंडा के शेफ्स के हाथ का बना हुआ खाना। यहाँ आपके जहन में भी सवाल उठ रहा होगा कि जो खाना वो खाते थे वो आखिर जाता कहाँ था, यानी वो टॉयलेट कहाँ करते थे। उन्होंने प्लेन में एक फोल्डिंग कैंप टॉयलेट सीट रखी थी जिसके नीचे एक वेस्ट बैग लगा होता था। वेस्ट से भरा ये प्लास्टिक बैग असल में वो कैलिफोर्निया के वीरान मैदानों के ऊपर खाली करते थे। ये बात कभी उन्होंने खुद नहीं बताई पर को पायलट के मरने के बाद उसकी बीवी ने बताई थी। अब टिम और कुक को हवा में 36 दिन गुजर चुके थे। उन्होंने अपनी न्यू ईयर इवनिंग भी जहाज में ही गुजारी पर थकन और टेंशन के असरात नजर आने लगे। ये दोनों छोटे से प्लेन कैबिन में बहुत तंगी का सामना कर रहे थे। प्लेन इंजन की आवाज़ में उनकी नींद भी सही से नहीं हो रही थी। एक रात ऐसा हुआ कि टिम कंट्रोल्स पे बैठे बैठे ही सो गया और ये को पायलट की शिफ्ट शुरू होने के सिर्फ चंद मिनट पहले ही हुआ। हैरत अंगेज तौर पे अगले 1 घंटे तक टिम की आंख नहीं खुली और जहाज सिर्फ ऑटो पायलट के दम पर सीधा फ्लाई करता रहा। जब टिम की आंख खुली तो प्लेन एक अनजान जगह पर एक कैनियन के अंदर लो एल्टीट्यूड पर फ्लाई कर रहा था। अगर कुछ मिनट और तक टिम की आंख नहीं खुलती तो जहाज किसी पहाड़ी से जा टकराता, क्योंकि ऑटो पायलट की जिम्मेदारी प्लेन को सिर्फ सीधा रखने की थी, ना कि ऑब्स्टिकल से बचाने की। 12 जनवरी को यानी डे 39 पर प्लेन में एक गंभीर मसला हो गया। प्लेन का जनरेटर फेल हो गया, यानी अब रेडियो, लाइट्स, हीटर और बेली टैंक से फ्यूल को विंग्स में पंप करने का सिस्टम काम नहीं करेगा। ग्राउंड क्रू ने एक छोटा विंड टरबाइन ऊपर भेजा पर यह सिर्फ इतनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकता था कि रेडियोस चल सके। बचे हुए दिनों में फ्यूल को मैनुअली हाथ से पंप करना पड़ा। लाइट्स ना होने की वजह से रात के वक्त रीफ्यूलिंग का प्रोसेस भी बहुत मुश्किल हो गया, खास तौर पर जब नया चांद था। इस मसले को उन्होंने विंच पर एक फ्लैश लाइट बांधकर हल किया ताकि ग्राउंड क्रू को नजर आ सके कि पाइप कहां अटैच करना है। और रिफ्यूलिंग ट्रक के 300 फीट आगे एक दूसरी ट्रक चलाई गई जिस पर सर्च लाइट लगी थी। अब मसले दिन ब दिन मजीद बढ़ने लगे। प्लेन का फ्यूल गेज खराब हो गया, टैकोमीटर फेल हो गया और इंजन में कार्बन जमना शुरू हो गया। जैसे ही 23 जनवरी को रिकॉर्ड तोड़ने का वक्त करीब आया, हेसिएंडा को आखिरकार वो पब्लिसिटी मिलनी शुरू हुई जो हेसिएंडा के मालिक बेले चाह रहा था। बेले ने हर बड़े शहर के ऊपर से गुजरने का एक शेड्यूल बनवाकर अखबारों में पब्लिश करवाया ताकि लोग प्लेन को देख सकें और इस हिस्टोरिक मोमेंट को कवर कर सकें। एक दफ़ा उसने पूरा एक अलग प्लेन फोटोग्राफर से भर कर भेजा जो हेसिएंडा के साथ उड़ा और कुछ यादगार तस्वीरें भी खींच सका।
इस मोमेंट को बेहतरीन बनाने के लिए को पायलट कुक ने प्लेन से बाहर निकलकर विंड स्क्रीन साफ करने का नाटक भी किया। अखबारों ने ये तस्वीर छापी और पूरा मुल्क इस हिस्टोरिक फ्लाइट पर ध्यान देने लगा। 23 जनवरी को शाम 3:52 PM पर हेसिएंडा ने 50 दिन का बनाया हुआ रिकॉर्ड तोड़ दिया। लेकिन जितनी मेहनत और मुश्किलात उन्होंने ये रिकॉर्ड तोड़ने में काटी थी, टिम और कुक ने फैसला किया कि वो फिलहाल लैंड नहीं करेंगे। जब तक चल सकता है ऐसे ही चलता रहे। और ऐसे उन्होंने मज़ीद 14 दिन हवा में गुजार दिए। आखिरकार प्लेन अब और ज़्यादा फ्लाई करने के काबिल नहीं बचा। 7 फेब 1959 वाले दिन पूरे 64 डेज 22 आवर्स 19 मिनट्स और 5 सेकंड्स तक हवा में रहने के बाद उन्होंने फाइनली मैकैरन फील्ड के कंट्रोल टावर से लैंडिंग की परमिशन मांगी और प्लेन को लैंड कर लिया। लैंडिंग के वक्त प्रेस का हजूम जमा था और मुल्क भर से लोग ये हिस्टोरिक मोमेंट देखने एयरपोर्ट पर आए थे। इसमें सपोर्टर्स, रिकॉर्ड ऑफिशियल्स, जर्नलिस्ट्स, टिम की वाइफ और बच्चे और हेसिएंडा होटल का पूरा स्टाफ शामिल था। टिम और कुक की हालत इतनी ख़राब थी कि वो अपने दम पर प्लेन से उतरने के काबिल भी नहीं थे। ऑफिशियल्स ने भी कंफर्म किया कि वाइट टायर पेंट बिल्कुल इंटैक्ट था, यानी प्लेन सच में बिना लैंड किए 64 दिनों तक हवा में ही रहा। 2015 में FAI ने पायलटेड एंड्योरेंस रिकॉर्ड्स को ऑफिशियली बंद कर दिया क्योंकि इसमें जानी नुकसान का खदशा बढ़ता जा रहा था। मतलब टिम और कुक का ये वर्ल्ड रिकॉर्ड अब हमेशा के लिए अनब्रेकेबल रहेगा। सेसना 172 जिसमें ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया था, मैकैरन इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 के बैगेज क्लेम एरिया में लटका हुआ आज भी लोगों को अपनी कहानी सुना रहा है। ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।